जहाँ जहाँ हमने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट, कोई असेट खरीदी है या बेची है, या फिर उस इन्वेस्टमेंट से, उस असेट से कोई इनकम क्रिएट हुई है या उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, तो वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। एक्चुअल में टैक्स पे होगा तो वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट है नहीं, लेकिन जब असेट बेची जाएगी तो उतनी, जितनी असेट बिकी है उतना डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे उसको पूरा हिसाब किताब चुकता करना होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक प्यारा सा चैप्टर जो आप लोगों के दिल में थोड़ी सी दहशत बना के बैठा है। तो इसको फटाफट से ठीक करते हैं कि भाई क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें नहीं आता। आज के सेशन में पूरी तरह से आप सीख जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये है आपके अकाउंटिंग का ग्रैंड फिनाले। ये मैं दिल से मानता हूं, क्योंकि ये चैप्टर जिसको आता है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा नॉलेज गेन करके बैठा है भाई। ठीक है, तो वन शॉट है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, चार्ट टाइप का टेबल वेबल बनाकर कुछ बताना चाह रहे हैं। किसका फ्लो बता रहे हैं? कैश का फ्लो बता रहे हैं। तो यहाँ पे कैश का भी मतलब समझना है, यहाँ पे फ्लो का मतलब भी समझना। फ्लो का मतलब क्या होता है? आएगा या फिर जाएगा, यानी प्लस होगा या फिर माइनस होगा। कैश का मतलब क्या है? कैश और कैश जैसी ही चीजें, यानी कैश इक्विवेलेंट। ठीक, तो लिखा है यहाँ पे क्या? यहाँ पे लिखा है इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस। क्या चेंजेस को शो कर रहा है? चेंजेस का कैसे आते हैं बेटा? फ्लो से आते हैं, मतलब चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब फ्लो है। इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, के बिजनेस कंसर्न में जो भी उसके चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन में, ड्यूरिंग द डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वजह से जो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात करती है। ठीक है, कैश के चेंजेस की बात करते हैं, कैश इक्विवेलेंट के चेंजेस की बात करते हैं। यानी कैश के इक्वल कोई चीज है या नहीं है, अगर है तो उसके भी चेंजेस को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसीडर करेंगे। ठीक, अब देखते हैं भाई कैश क्या है और कैश इक्विवेलेंट क्या है। तो कैश का मतलब जो अपनी जेब में पैसा पड़ा है, और कैश का मतलब वो भी है जो आपका बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस क्या होता है बेटा? बैंक के पास हमने पैसा डिपॉजिट कर रखा है, जो डिमांड करने पे हमें तभी के तभी मिल जाएगा। आपने बैंक के पास पैसा रखा है, आप गए एटीएम से पैसा निकाला, डिमांड करा, यानी आपने एटीएम से पैसा निकालने का मतलब क्या? आपने कार्ड स्वाइप किया, इसका मतलब क्या? क्या आप अपने बैंक से बोल रहे हो चलो इस एटीएम मशीन के थ्रू मुझे पैसा दे दो, तो वो क्या होता है बेटा? डिमांड डिपॉजिट होते हैं। क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट। तो कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक, ये तो हो गया कैश। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? ठीक, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, हाईली, देखो यहाँ पे क्या है, लिक्विड की बात नहीं है। लिक्विड तो कोई ना कोई चीज कभी ना कभी कैश में कन्वर्ट हो ही जाती है, उससे पैसा रियलाइज हो ही जाता है, लेकिन वो हाईली लिक्विड होगी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में, तभी वो क्या कहलाएगी बेटा? कैश इक्विवेलेंट कहलाएगी, जो कि रेडली कन्वर्टेबल होती है इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश। यानी वो रेडली कन्वर्टेबल है, यानी अब भी आप घर से निकलो और बेचने उसे फटाफट लोग आ जाए लेने के लिए। ठीक है, और उसका आपको एक नॉन अमाउंट पता होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसको बेचूंगा पता नहीं कितने रुपए मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे। आपको एग्जैक्टली एक नॉन अमाउंट पता होना चाहिए कि भाई मैं इसको इतना बेचूं तो लगभग इतना तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। फिर से, हाईली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कन्वर्टेबल हो जाएगी एकदम से, एकदम रेडिली, मतलब अब भी क्या भी। ठीक है, और उसका एक अमाउंट भी हमें पता है कि कितना कैश मिलने वाला है उससे, इसलिए तभी तो हम उसको कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे, कैश के बराबर का। तो कितना कैश? तभी के तभी पूछ लेंगे कितना कैश। विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क, जिस पे कोई रिस्क ना हो कि भाई उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लगता है गोल्ड। एक ऐसी चीज है जो हाथों हाथ बिक जाती है। ठीक है, अगर आप किसी से पैसा भी उधार लेते हो, कहते हो सोना रख के जाओ अपना, है ना, घर के ज्वेलरी रख के जाओ, क्योंकि उसे भी पता अगर इसने पैसे नहीं दिए तो ज्वेलरी जो है वो अभी के अभी बेच दूंगा मैं, लोग खरीद भी लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। फिर बात करते हैं आगे, ऑब्जेक्टिव, क्यों हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। टू असर्टेन द स्पेसिफिक सोर्सेज, इससे हमें पता चलता है सोर्सेज फ्रॉम एक्टिविटीज फ्रॉम विच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर जनरेटेड, कि कहां से वो सोर्सेज बताने जहां से जिस एक्टिविटी से क्या हो रहा है बेटा? हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा, टू असर्टेन द स्पेसिफिक यूजेस, कहां से जनरेट हो रहे हैं और कहां पे यूज हो रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, कहां पे पैसा जा रहा है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज हैं ऐसी जो हम कर रहे हैं और हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जा रहा है। थर्ड आता है टू असर्टेन द नेट चेंज, कहां से पैसा आया, कहां से पैसा गया, और नेट चेंज के कितना अब बचा है।
ठीक है, बैलेंस निकाल देंगे, नेट चेंज बता देंगे। नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंडिकेटिंग दैट डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज एंड यूजेस, कि सोर्सेज मतलब कहां से आया और कहां से गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, यही तो हमारा नेट चेंज। ठीक है, और वो 3 एक्टिविटी होती है, और 3 एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं, यू नो कौन कौन सी होती हैं, चलो मैं ही बता दूंगा, आज के ही सेशन में बता दूंगा, ये रही। ठीक है, 3 एक्टिविटी होती है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है AS3 revised requires that the changes resulting in flow and outflow of cash and cash equivalent should be classified into following 3 categories। तो AS3 के हिसाब से 3 कैटेगरी बनी है कि जो भी पैसा आता है, इनफ्लो आउटफ्लो जो जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, इन 3 कैटेगरी जो 3 एक्टिविटीज है उन्हीं की वजह से आता और जाता है। अब ये क्या क्या होती है, ये डिटेल में अगर आपने समझ लिया तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला। इन 3 एक्टिविटीज को समझना बहुत जरूरी है, और खास तौर पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है भाई, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगी, यानी जहां जहां हमने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट, कोई असेट खरीदी है या बेची है, या फिर उस इन्वेस्टमेंट से, उस असेट से कोई इनकम क्रिएट हुई है, या उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, तो वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। कि मान लो मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदते वक्त मैंने बिल्डिंग के लिए पैसा दिया होगा, और बिल्डिंग के लिए पैसा दिया, साथ साथ मैंने क्या दिया बेटा, प्रॉपर्टी डीलर को ब्रोकरेज भी दी है, तो वो भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही खर्चा माना जाएगा, क्योंकि अगर मैं बिल्डिंग ना खरीदता तो ये ब्रोकरेज ना देनी पड़ती। और जब मैंने बिल्डिंग खरीद ली, इसके बाद मैंने यहाँ पे जो फ्लैट्स थे, रूम्स थे इस बिल्डिंग के अंदर, वो मैंने रेंट पे चढ़ा दिए, और मुझे अब रेंट रिसीव हो रही है। इनकम किस वजह से क्रिएट हुई, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से हुआ है। तो देखो इनकी लैंग्वेज देखो बड़ी प्यारी है, कह रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। एक्विजिशन मतलब बाय, खरीद लेना, एंड डिस्पोजल मतलब सेल कर देना या खत्म कर देना, ऑफ द लॉन्ग टर्म असेट। लॉन्ग टर्म असेट की बात हो रही है बेटा, एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट यानी जो कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी शॉर्ट टर्म हाईली इन्वेस्टमेंट के अलावा जो अदर इन्वेस्टमेंट है उसकी बात हो रही है, वो और लॉन्ग टर्म असेट को खरीदना बेचना। And these activities include a transaction involving purchase and sale of the long-term productive asset like land, building, machinery, which are not held for resale। जिसको हम रीसेल के लिए नहीं खरीदते हैं। आपने बिल्डिंग खरीदी कि आप उसमें बिजनेस चलाओगे, अपना ऑफिस बनाओगे, और बिजनेस भाई सालों साल चलेगा। आपने ये सोच के खरीदी थी ये बिल्डिंग कि मैं 2 महीने बाद बेच दूंगा, नहीं। और इसके अंदर वो बेटा रेंट रिसीव और ये सारी चीजें अभी नहीं आई हैं, चलो बता दी है, आगे और अच्छे से बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। फिर बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस, बिजनेस को हम फाइनेंस कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हैं यानी फंड्स ला रहे हैं। तो फंड्स को लाने के लिए फंड्स कहां से आते हैं बेटा, शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, बैंक से लोन लेकर के, ऐसे रिटेन्ड अर्निंग होती है, बहुत सारी चीजें यहां से फंड्स आते हैं। तो फंड्स का साइज और फंड्स की कॉम्पोजिशन मतलब क्या, मानो 3-4 सोर्स है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर हैं, डिवेंचर्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग है, बैंक का लोन है, ये सब मिलाकर के हमारे बिजनेस का फंड आ रहा है। अब इसमें कौन सा, इक्विटी शेयर ज्यादा है या डिवेंचर कम है या बैंक लोन ज्यादा है, ये क्या है, ये होती है कॉम्पोजिशन, इन बनावट के, इस फंड्स की, इन फंड्स की बनावट कैसी है, हमारे जो फाइनेंस है उसकी बनावट कैसी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्पोजिशन बोलते हैं। और ये कितना ज्यादा है, कितना बड़ा अमाउंट है, वो होता है साइज। तो दीज आर द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोविंग्स। दोनों चीजें बेटा, अपना पैसा बिजनेसमैन का और बाहर वाले जो लोग हैं यानी जिनसे हम उधार ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जैसे डिवेंचर हो गया, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे यही बात आ रही है कि जो चेंज हो रहा है, अब चेंज कैसे होता है, चेंज ऐसे होता है कि भाई मैंने शेयर इशू करे तो भाई चेंज आ गया होगा, यानी मेरे इक्विटी शेयर्स बढ़ गए होंगे। मैंने डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया तो डिवेंचर्स को पैसा दिया, पैसे चले गए होंगे, तो ये चेंजेस ही तो हो रहे हैं। फिर डिवेंचर इशू करता हूँ, फिर पैसा आ जाएगा, तो ये चेंजेस हैं। इन चेंजेस के बारे में बात हो रही है, कॉम्पोजिशन चेंज होती है, साइज चेंज होता है, ये सारी चीजें हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखते हैं। ठीक है, इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग क्लेम्स ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज बाय प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो जो हमें फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को अगर हम ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो इससे हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि हमें कब फ्यूचर में क्लेम्स देखने पड़ सकते हैं और उनको सेटल करना पड़ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है भाई, देखो, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर,
ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक, डिविडेंड पे करना, इंटरेस्ट पे करना, और कोई फ्लोटिंग चार्जेस होते हैं जो हम इशू करते वक्त शेयर या डिबेंचर को तब वो खर्चा करते हैं, तो वो सारी चीजें, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सारी चीजें फाइनेंसिंग की वजह से हो रही हैं। ठीक है, डिविडेंड पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि आपने शेयर होल्डर से क्या लिया है बेटा, उसका पैसा लिया है, तो उस पैसे की हर कैपिटल की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो पे भी तो करनी पड़ेगी। तो अगर मैंने ये फंड्स लिए ना होते तो ये पे ना करना पड़ता। तो अल्टीमेटली डिविडेंड पे करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वो फंड्स रेज करने की वजह से ही हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमारी सबसे मेन चीज है वो अब आती है, वो है बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ये वो एक्टिविटी है जो प्रिंसिपल रेवेन्यू यानी जो मेन रेवेन्यू को प्रोड्यूस करती है। यानी जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस भी चीज में हम डील कर रहे हैं, वो सारे काम क्या हैं? वो बेटा प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हैं, जिससे हमारी सेल होती है। सेल सबसे मेन चीज क्या है ट्रेडिंग कंपनी के लिए, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए? सेल करना। सेल से ही तो उसकी मेन इनकम है। तो वो सेल होती है, वो इनकम क्रिएट होती है, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज की वजह से होती है? वो सारी ही एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। ठीक है, अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और बेटा इसमें वो एक्टिविटीज भी जुड़ जाती हैं जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बन पाती, और वो ऑपरेटिंग भी फील नहीं हो रही, तो उसको ऑपरेटिंग में ही डाल देते हैं। ठीक है, जिनको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी बोलते हैं। चलिए, तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। अब मेथड्स के बारे में बात करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या मेथड है, किस तरीके से इसको हम करते हैं। बेसिकली हम सवाल सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे भाई पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इस सेशन को, प्लीज वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं भाई आप लोग। और मैं बता रहा हूँ, जब बच्चे प्यार देते हैं ना कमेंट्स में, लाइक के थ्रू और शेयर के थ्रू, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो चीज मैं आपको एक बार जरूर रिमाइंड कराना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर सबके साथ करें। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, इस क्लास का फीडबैक भी जरूर दे सकते हैं। तो क्लास के बीच में अभी ध्यान आया तो मैंने कहा एक बार आपको याद दिला दिया जाए। ठीक है, तो भाई कमेंट करके आप फीडबैक जरूर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है वो जरूर पूछिए। आपके लिए ही ये सेशन हो रहे हैं, आपका ही ये प्यारा चैनल है। ठीक है, अब बात करते हैं फिर से वापस आकर के मेथड्स की। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दो मेथड होते हैं बेटा, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक ही मेथड है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी एक ही मेथड है, डायरेक्ट मेथड। सर ये क्या है, मतलब डायरेक्ट मेथड इतना फेवरेट है क्या? बेटा फेवरेट तो इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि इकलौता है। ठीक है, जो इकलौता होता है वो लाडला होता है ना, तो ये वही वाला है। तो बेटा डायरेक्ट मेथड पहले समझ लो, क्योंकि तीनों में ही है। डायरेक्ट मेथड एक ऐसी चीज है जिसका मतलब क्या, बहुत सिंपल है कि भाई कोई चीज हमने करी, उसकी वजह से पैसा आ रहा तो उसको प्लस कर दो, कोई चीज हमने ऐसी करी जिसकी वजह से पैसा जा रहा है उसको माइनस कर दो। ये डायरेक्ट मेथड है। जैसे अगर हम ऑपरेटिंग की बात करें, सेल से पैसा आया तो ऐड कर दो, परचेज किया तो पैसा गया तो लेस कर दो। सिंपल है सर, ये तो बहुत आसान चैप्टर है, हमने तो बहुत इसके बारे में उल्टा सीधा सुना है। तो बेटा उल्टा सीधा सिर्फ इसकी वजह से सुना है, क्योंकि इकलौते जो होते हैं ना वो बिगड़ते भी बहुत हैं। ये बहुत बिगड़ी हुई चीज है। इनडायरेक्ट मेथड मैं आपको भाई बता रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दोनों मेथड भले ही हैं, लेकिन ये यूज नहीं होता यही है। और बाकियों में तो एक ही मेथड है। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया, ये इजी खेल होने वाला है। जिसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीख ली वो जीत गया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि भाई इनडायरेक्ट मेथड कैसे फॉलो होता है। उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो हम पढ़ ही लेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही बोलूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपकी बुक के अंदर फॉर्मेट दिखाऊंगा, इतना बड़ा फॉर्मेट है। मैं आपको इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको उसको क्रिस्प करके छोटा सा करके बताऊंगा, और उससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, रायता फैला दोगे ना तो समेटना मुश्किल हो ही जाता है। तो देखो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एसपीएल बैलेंसेस। आपको बैलेंस शीट दी होती है और बैलेंस शीट के अंदर 2 साल का डाटा दिया होता है, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। तो दोनों के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया होता है, यानी आपका जो पीएल होता है उसका बैलेंस दिया होता है। तो हमें शुरू कहां से करना है बेटा, अपने नेट प्रॉफिट से शुरू करना है।
तो पिछले साल अगर 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, इस साल उसका बैलेंस, उस एसपीएल का बैलेंस 2 लाख हो गया है। इसका मतलब क्या कि 1,60 तो पहले ही था, अब हमने 40,000 की और इनकम क्रिएट करी और प्रॉफिट क्रिएट करा है, तो 40,000 रुपए हमारा क्या हुआ बेटा, इस साल प्रॉफिट हुआ है। तो वो डिफरेंस ही हम लेंगे और 40,000 रुपए से शुरुआत कर देंगे। ये एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद जब हमने ये किया, उसके बाद क्या आएगा बेटा, कुछ चीजें ऐड या लेस होंगी, जिसको हम बोल रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम, ठीक है। और इससे पहले भी अगर कुछ कर सकते हो तो इससे पहले आप कर सकते हो एप्रोप्रिएशंस को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने देखा होगा पार्टनरशिप के केस में भी, तो वहां पे रिजर्व बनते हैं, उनको वो रिजर्व बनते हैं, एक्चुअल में वो पैसा जा नहीं रहा है, लेकिन रिजर्व बना के पैसा अपने पास ही है लेकिन अलग रखा हुआ है हाइपोथेटिकली, तो पैसा गया नहीं, फिर भी हमने अपना प्रॉफिट कम करके दिया तो उसको एड बैक कर दोगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ऐसी चीज आप पहले कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे बेटा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होती है बेटा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th क्लास में भी देखा है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी वही आइटम्स आती हैं, लेकिन सारी की सारी आइटम्स बिजनेस से रिलेटेड तो होती हैं, लेकिन सब ऑपरेटिंग नेचर की नहीं होती। सर ऑपरेटिंग नेचर और नॉन ऑपरेटिंग होने में क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका बेटा? ऑपरेटिंग का मतलब यह है कि ऐसी चीजें जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड नहीं है, तो वो ऑपरेटिंग है। कि अगर मान लो मैंने रेंट पे किया है अपने ऑफिस का, तो ये इन्वेस्टमेंट है? सर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये कहीं से फंड रेज किया है, फाइनेंसिंग है? नहीं है सर। तो ये किसकी वजह से हुआ है? बिजनेस को ऑपरेट करने की वजह से हुआ है, तो ऑपरेटिंग आइटम है ये। ऑपरेटिंग चीजों को हम क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करेंगे, हमें इसमें से सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग चीजें निकालनी है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है बेटा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर अगर नॉन ऑपरेटिंग चीजें होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? हमें इसको प्योरली ऑपरेटिंग बनाना है। तो जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है मैं लिख के बता देता हूं। जैसे मान लो आपको रेंट रिसीव हुआ है, आपको रेंट रिसीव हुआ है, ये हुआ होगा तो पीएल के अंदर तो आएगा ना, क्रेडिट साइड पे, पीएल के क्रेडिट साइड पे आता है। हम अभी बात करें 11th क्लास के पीएल के हिसाब से सोच रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा उसी तरीके से सोच पाएंगे, ठीक है। तो ये आप बताओ, इसने हमारा प्रॉफिट बढ़ाया, लेकिन हम यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं बेटा, तो इसमें से सारी नॉन ऑपरेटिंग चीजों को हटा दिया जाएगा, और जो रेंट रिसीव है वो बिना वजह ऐड हुआ तो उसको माइनस कर देंगे। क्योंकि ये ऐड यहां नहीं, ये होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, तो यहां पे ऐड करने का क्या मतलब है? देखो पीएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट दो अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे हम 3 एक्टिविटी को फोकस कर रहे हैं और तीनों एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है वो देख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सर ये तो प्रॉफिट में तो ऐड रहना ही चाहिए, हटा क्यों रहे हो? बेटा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं बैठे, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, मैं डिवेंचर इशू करे उस वजह से मैंने डिस्काउंट दिया, ये मेरा एक्सपेंस है। लेकिन डिवेंचर इशू करे ताकि मुझे पैसा दे दें डिवेंचर होल्डर्स, है ना, पब्लिक मुझे पैसा दे दे, मैं उनको डिवेंचर दे रहा हूं और उसकी वजह से मैंने डिस्काउंट दिया है, तो मैंने फंड रेज करने की वजह से डिस्काउंट पे किया है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये बिना वजह मेरे प्रॉफिट में से माइनस हुआ होगा, मैं इसको वापस से ऐड बैक करूंगा। अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूं, मैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का जो इंपैक्ट है उसको रिवर्स करके अपने प्रॉफिट को ऑपरेटिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। फिर बात करते हैं नॉन कैश आइटम्स की, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, उसकी ही बात हो रही है। तो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में पे होता है क्या? नहीं होता। अब जब एक्चुअल में जब पे नहीं होता तो भाई माइनस क्यों कर रखा है, प्रॉफिट क्यों कम कर रखा है, इसको ऐड बैक कर लेंगे। तो ये चीजें जो मैंने आपको एग्जांपल तो दे दी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, नॉन कैश आइटम क्या होती है, तो बाकी इसके एग्जांपल्स जो भी हैं आपको क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस कर करके समझने हैं, ठीक है। सारे एग्जांपल तो अब यहाँ पे दे नहीं सकते हम, ठीक। फॉर्मेट देख लेना, आपको अच्छे समझ में आएगा। जब ये सारी चीजें ऐड या लेस हो जाएंगी बेटा, तो ये इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आएगा बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये अब ये जो नेट प्रॉफिट था, ये क्या था बेटा? ये था नेट प्रॉफिट। और हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करें तो हमें नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए। नेट प्रॉफिट के अंदर मतलब सारी चीजों को मिला जुला करके माइनस प्लस करके जो प्रॉफिट आ रहा है वो, लेकिन हमें सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उससे जो प्रॉफिट आ रहा है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमें वो चाहिए। तो हमने वो सारी चीजें नॉन ऑपरेटिंग हटा दी, तो अब क्या आया बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा बेटा? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी इसमें हमने वर्किंग कैपिटल जो है उसके चेंजेस को इग्नोर कराया, अभी उसको एडजस्ट करना बाकी है। तो बेटा आपको वर्किंग कैपिटल पता है क्या होती है? चलो मैं बताता हूं। वर्किंग कैपिटल होती है बेटा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी,
यानी शॉर्ट टर्म में जो हमारी असेट और लाइबिलिटीज हैं उसमें शॉर्ट टर्म में 12 महीने के अंदर अंदर जो पैसा घूम रहा है हमारा, वो हमारा कितना है, क्योंकि जो करंट असेट है उसमें हमारा भी पैसा है और बाकी पैसा करंट लाइबिलिटी का लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या होगा बेटा, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम यहाँ पे अब करने वाले हैं वो करंट असेट और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऐड या लेस करेंगे हम करंट असेट्स के चेंजेस को और करंट लाइबिलिटीज के चेंजेस को। सर ये क्यों हो रहा है, चलो अभी बताते हैं बेटा। जैसे करंट असेट में एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो डेटर या स्टॉक ले लेते हैं। स्टॉक ले लिया हमने, ठीक है बेटा, ठीक है, स्टॉक ले लिया। अगर मैंने स्टॉक एक करंट असेट है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब आप बताओ क्या हो रहा है। अगर स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है कि मैंने स्टॉक खरीदा होगा तभी तो बढ़ रहा है, और खरीदा होगा तो पे करा होगा पैसा पे किया है बेटा। अगर पैसा पे किया है तो भाई ये क्या होगा बेटा, माइनस होगा। क्या होगा बेटा, लेस हो जाएगा। करंट असेट इंक्रीज होती है तो लेस करते हैं, ध्यान रखना। और अगर स्टॉक कम हो रहा है इसका मतलब स्टॉक बिक गया होगा। स्टॉक बिकेगा तो पैसा आएगा, तो बेटा जब भी करंट असेट डिक्रीज होती है तो ऐड होता है। समझ में आई बात। तो करंट असेट के ऊपर मैं एरो लगा रहा हूं, ये डिक्रीज हुआ तो ऐड करेंगे और अगर ये इंक्रीज हुआ तो माइनस करेंगे। रूल बन गया। अब कोई भी, ये तो एग्जांपल लिया था स्टॉक का, आप चाहे कोई भी असेट हो करंट असेट, उसको हम ऐसे ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब करंट लायबिलिटी पे चलते हैं। बेटा क्रेडिटर की बात ले लेते हैं। क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, इसका मतलब क्या बेटा, मैंने किसी से सामान उधार खरीद लिया। इसका मतलब क्या, मेरा पैसा गया नहीं लेकिन फिर भी मेरे पास वो असेट्स आ चुकी हैं, स्टॉक आ चुका है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, किसी और का पैसा यूज हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली कैश का ना जाना भी हमारा इनफ्लो होता है। तो इसके लिए हम करंट असेट जब इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। और क्रेडिटर अगर कम हो जाएंगे तो सोचो क्यों होते कम, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तभी कम होंगे, और क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो यानी वो पैसा लेकर जा रहे हैं, तो जब करंट लायबिलिटी कम होती है तो माइनस करते हैं। तो सिंपल चीज है, ये इंक्रीज हो, ये डिक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, ये डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। तो जस्ट इसका अपोजिट रूल भी लग जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। कोई भी दिक्कत परेशानी भाई पूछ लेना, इससे आसान तरीका आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखने का कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर ये करते ही क्या आएगा बेटा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी अब हमने सारी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम हटा दी, सारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जो भी चेंजेस हो रहे थे वो एडजस्ट कर दिए। इसके बाद भाई क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कैश जनरेट जो हो रहा है वो आ गया। और बेटा यही नॉन ऑपरेटिंग चीजों के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स भी आएगा। मैं आपको बता दूं, प्रोविजन जो होता है बेटा, वो प्रोविजन पता है क्या है, प्रोविजन एक्चुअल में पेमेंट नहीं है। प्रोविजन तो एक ऐसा अमाउंट है जो सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट है। सेट असाइड क्या है बेटा, प्रॉफिट है, वो एक्चुअल में पे नहीं हुआ है। एक्चुअल में टैक्स पे होगा तो वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट है नहीं, और देखा जाए तो ऑपरेटिंग से भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए उसको बिल्कुल लास्ट में रखा है और वो यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे वो चीजें आएंगी जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, लेकिन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का भी नहीं, इसलिए बेचारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को शरण दे रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे टैक्स पेड, जो एक्चुअल में टैक्स पे हो रहा है उसको। ठीक है, आज के ही सेशन में सीख लेंगे भाई प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड का क्या सिस्टम है। फिर EOI एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसको ऐड या लेस करेंगे। बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारी इनकम भी हो सकती है, हमारा एक्सपेंस भी हो सकता है। भूकंप आया, ठीक है, और बहुत सारा नुकसान हो गया, या फिर मैं कहता हूँ केस की बात करते हैं कि हमने किसी पे केस किया था, अगर मैं केस जीत गया तो मुझे 3 लाख मिलेंगे, और अगर मैं केस हार गया तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है। एक्चुअल में रोज रोज तो ऐसे केस लड़े नहीं जाते, रोज रोज तो केस हारते नहीं है, तो इसलिए भाई रोज रोज केस जीतते भी नहीं है, तो उसको हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये फाइनेंसिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं है, और ये रोज रोज नहीं हो रही थी, ऑपरेटिंग नेचर की भी नहीं है, लेकिन जाएगी कहाँ बेचारी, ऑपरेटिंग में जाएगी फिर भी। तो बेटा यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर यहाँ पे अगर ऐड हो रही है तो ऊपर माइनस हो रही होगी, यहाँ पे माइनस हो रही है तो ऊपर ऐड हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि हम जब ये वाला काम कर रहे हैं तो इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी मिक्स हुई होगी, उसको हटा देना है। नॉन ऑपरेटिंग है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी तो नॉन ऑपरेटिंग है, लेकिन इसका कोई और रास्ता नहीं है, कोई और इसके लिए सहारा नहीं है, ना इन्वेस्टिंग में जाएगी ना फाइनेंसिंग में जाएगी, तो इसको लास्ट में यहीं पे शरण मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैं केस जीत गया, मुझे 3 लाख रुपए मिले। क्या डेली 3 लाख रुपए मिलते हैं केस जीतने पे? नहीं। तो पहले तो यहां से हम हटा देंगे, क्या करेंगे बेटा हम, कि भाई इसने बिना वजह हमारा प्रॉफिट बढ़ा रखा, माइनस कर दो। क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। लेकिन एक्चुअल में तो पैसा आया ना, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग में नहीं गया ना, पैसा आया तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा।
अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि केस हार जाते और पैसा देना पड़ता, तो भाई बिना वजह हमारा प्रॉफिट कम कर रखा है, यहाँ पे तो मैं उसको क्या करता बेटा, ऐड बैक कर देता, लेकिन एक्चुअल में तो पैसा गया ना, तो मैं ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को क्या करूंगा बेटा, लेस कर दूंगा। और जब ये काम हो जाएगा तो इसके बाद आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, और फिर आता है कैश इनफ्लो या फिर कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हमारा लास्ट रिजल्ट होना चाहिए, जो हमें सीखना है। ठीक है, चलिए यहां तक भी आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई एसपीएल यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, उसको कैश फ्लो की नजर से देखते हैं। और वैसे तो एसपीएल वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, लेकिन हमने 11th क्लास में बहुत सारे फाइनल अकाउंट बनाए हैं, तो अभी हम डेबिट क्रेडिट वाला एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के हिसाब से करते हैं। ठीक है, मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ यहाँ पे, वही चीजें समझाने वाला हूँ जो नॉन ऑपरेटिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था। ठीक, तो अब भाई यहाँ पे क्या क्या आता है भाई, डेबिट साइड पे भाई सैलरी देखने को मिलती है, रेंट देखने को मिलता है, और टेलीफोन चार्जेस देखने को मिलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो भाई इश्यू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सारी चीजें। अब मान लो इंटरेस्ट रिसीव भी हुआ हो, ठीक है, और क्या होता है बेटा, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन छोड़ो, रेंट रिसीव्ड, ऐसी चीजें। इनकम तो वैसे कम ही होती है देखो। तो बेटा ध्यान से अगर हम देखें तो जिनको मैं अब सर्कल करने वाला हूं वो क्या है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग है, ये नॉन ऑपरेटिंग, ये नॉन ऑपरेटिंग, ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, मैं कहता हूँ डिविडेंड रिसीव अगर भी है वो भी, डिविडेंड रिसीव भी क्या है बेटा, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है तभी तो ये पैसा आ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी बेटा, जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसने बिना वजह मेरा प्रॉफिट बढ़ा रखा है, मैं इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग बनाने के लिए माइनस कर दूंगा। और ये सारी जो बिना वजह की नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटा, इनको मैं क्या कर दूंगा बेटा, मैं बिना वजह इन्होंने मेरा प्रॉफिट कम कर रखा है, मैं इसको ऐड बैक कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इस तरीके से चीजें एसपीएल की होंगी, समझो तो आसान है, ना समझो तो बस क्या ही बताएं। अब एक चीज बहुत और इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो है बेटा फिक्स्ड असेट अकाउंट, यानी जो भी आपका बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, जो भी है, वो सारी चीजें भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, वो आपको अकाउंट बना करके समझ में अच्छे से आ जाएंगी। तो ध्यान से देखो, फिक्स्ड असेट अकाउंट एट डब्ल्यूडीवी, कैसे बेटा, एट डब्ल्यूडीवी। सर ये डब्ल्यूडीवी क्या बेटा, रिटन डाउन वैल्यू। सर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ना 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 ना, डेप्रिसिएशन है मैं मानता हूं बेटा, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो, लेकिन अगर कॉस्ट में से या आपके जो बैलेंस है, जो आपका बैलेंस है बेटा आपके फिक्स्ड असेट का, उसमें से अगर किसी भी मेथड से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फिक्स्ड असेट अकाउंट है ये डब्ल्यूडीवी पे दिखाया जा रहा है, और डब्ल्यूडीवी पे दिखाया जा रहा है इसका मतलब क्या, डेप्रिसिएशन यहीं पे चार्ज होता है। तो भाई जब आप फिक्स्ड असेट अकाउंट बनाते थे तो कैसे बनाते थे कि यहाँ पे सर बैलेंसेज आते थे, टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती थी। तो बेटा ठीक है, ये आता था। अब अगर असेट अब बढ़ेगी कहाँ से बेटा, डेबिट साइड से बढ़ेगी। मैं खरीदूंगा, मान लो मैंने मशीन खरीद ली, मशीनरी अकाउंट अगर मैंने बनाया तो मशीनरी परचेज, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। ठीक, अब अगर मैंने मशीनरी बेची या कोई असेट बेची तो क्या बेटा, फिक्स्ड असेट अकाउंट के अंदर क्या होगा, बैंक इधर आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब इसका डेप्रिसिएशन भी यहीं पर चार्ज होता है, इसका क्या कहते हैं, अगर मान लो ये मैंने असेट बेची और यहां पे लॉस हुआ तो पीएल के अंदर जो लॉस होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, वो भी इधर आएगा। अगर बाई चांस प्रॉफिट हो जाता तो बेटा प्रॉफिट इधर आएगा, प्रॉफिट किधर आएगा, इधर आएगा, लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें।
अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट की नजर से पढ़ना हमें सब कुछ। तो देखो बेटा, बैलेंसेस को तो भूल जाओ, कुछ नहीं करना, बैलेंसेस का कुछ नहीं करते, ठीक। अब देखो, अगर मैंने मशीनरी कोई भी फिक्स एसेट परचेज करी, पैसा गया होगा, माइनस होगा बेटा। कहां पे माइनस होगा, मैंने इन्वेस्ट करा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये माइनस हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। अब ध्यान से देखो, मैंने अगर कोई फिक्स एसेट बेच दी तो इन्वेस्टमेंट बेच दी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो बेटा ये पैसा ऐड होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश चीज है, तो ये बेटा क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। अभी सीखा था ना ये। अगर ये क्या है बेटा, ये हमारा प्रॉफिट हुआ है, किस पे प्रॉफिट हुआ बेटा, असेट बेचने पे। और ये क्या है, ये ऑपरेटिंग है, ये नॉन ऑपरेटिंग चीज है, तो ये बिना वजह लॉस है, ठीक है। ये लॉस हुआ है नॉन ऑपरेटिंग नेचर का, बिना वजह हमारा नेट प्रॉफिट कम कर रहा है, नॉन ऑपरेटिंग चीज है, इसको वापस से ऐड बैक कर दोगे तो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक हो जाएगा। फिर बात करते हैं, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है असेट को बेचने पे अगर प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमारे नेट प्रॉफिट को बिना वजह इंक्रीज कर रहा है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसलिए मैं इसको माइनस कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आप जो भी अकाउंट अब देखो तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की नजर से देखना आना चाहिए, तभी मजा आएगा, ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलें आगे, बढ़े आगे। अब बेटा ये तो बात हो गई, लेकिन इसके बाद हमें ये भी देखना है कि अगर फिक्स्ड एसेट अकाउंट कॉस्ट पे दिखाया जा रहा है, तो कॉस्ट पे दिखाने का मतलब क्या है कि इसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, और डेप्रिसिएशन अगर माइनस नहीं हुआ तो वो कॉस्ट पे ही दिखाया जा रहा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, टू बैलेंस BD टू बाय बैलेंस CD, जिन बैलेंसेस का कुछ नहीं होता कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। असेट खरीदूंगा तो भाई इधर ही आएगा बैंक अकाउंट, असेट बेचूंगा तो इधर ही आएगा बाय बैंक अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन यहाँ आता नहीं है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं आता, तो सर अगर डेप्रिसिएशन नहीं आता तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा है, बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, लेकिन उसके लिए प्रोविजन बना हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जब भी कॉस्ट पे दिखाई दे कोई असेट, तो इसका मतलब समझ जाओ उसका प्रोविजन बना है डेप्रिसिएशन का अलग से, ठीक है। तो अगर मैंने बेची, तो बेटा जब बेचते हैं तो प्रोविजन अब तो आगे दिखाया जा रहा है अलग अकाउंट के अंदर, लेकिन जब असेट बेची जाएगी तो उतनी जितनी असेट बिकी है उतना डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे उसको पूरा हिसाब किताब चुकता करना होगा। प्रोविजन क्या है बेटा, एक लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे होगा बेटा, क्रेडिट साइड पे होगा, तो लिखेंगे बाय बैलेंस BD, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होगा बेटा, डेबिट साइड पे होगा, टू बैलेंस CD, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब प्रोविजन क्रिएट हो रहा है तो बेटा कहां से क्रिएट होगा, क्रेडिट साइड से, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट साइड से बढ़ती है, तो प्रोविजन क्रिएट हो रहा है तो यहां पे लिखूंगा बाय PL अकाउंट, ठीक है। SPL है, वैसे कंपनी के केस में तो SPL है। और जब प्रोविजन को खत्म कर रहे हैं, प्रोविजन कब खत्म होगा बेटा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जब तक असेट बिक नहीं रही तब तक प्रोविजन यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, डेप्रिसिएशन यहाँ इकट्ठा होता रहेगा। लेकिन जिस दिन वो असेट बिक गई तो उसका डेप्रिसिएशन निकाल के कहाँ लेके जाएंगे बेटा, लेके जाएंगे हम टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट के अंदर, ठीक है। और यहां से निकल के फिर वो यहां आ जाएगा और वो एक्चुअल वैल्यू दिखाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कौन सा डेप्रिसिएशन बिलोंग्स टू असेट, ठीक है, which is being sold, जो बेची जा रही है, सिर्फ उसी एसेट से रिलेटेड, ठीक। अब ध्यान से देखो बेटा क्या होगा, अब देखो, अब मजा आएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो, इसका कुछ नहीं होना, बैलेंस का कुछ नहीं होता, ये वो डेप्रिसिएशन, ये वो प्रोविजन है डेप्रिसिएशन का जो क्रिएट हुआ है इस साल दोबारा से, यानी जितना डेप्रिसिएशन लगा हमने यहाँ पे डाल दिया। तो बेटा ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का, ये नॉन कैश नेचर की चीज है, इसका क्या करेंगे बेटा, ये बिना वजह हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा है तो ऐड बैक कर दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। इसका भी कुछ नहीं होना, इसको वापस लेके चलो। अब यहाँ पे भाई असेट बेकी है, बेकोगे तो पैसा आएगा तो ऐड हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। असेट खरीदी है तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर पैसा माइनस हो रहा है, वो होगा, बैलेंसेस का कुछ करना नहीं है। ये प्रोविजन जो है वो गया, ये प्रोविजन गया, वहां पे चार्ज हो रखा है, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात रही अगर लॉस होता तो बेटा लॉस इधर आता है बेचने पे, और अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट इधर आता है किसी एसेट को बेचने पे। और ये प्रॉफिट बेटा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है तो इसलिए माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में,
और ये जो लॉस है असेट को बेचने पे, ये अगर लॉस होता है तो बिना वजह हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा है, इसलिए इसको मैं ऐड बैक करूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक, सिंपल सिंपल सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। अब बात आती है प्रपोज्ड डिविडेंड की। किसकी बेटा? प्रपोज्ड डिविडेंड की बात आती है, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही लॉजिकल चीज मैं आपको बताने वाला हूं। वो क्या है? वो क्या है बेटा? प्रपोज्ड डिविडेंड एक ऐसी चीज है जो प्रपोज की जाती है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। जब जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो मेंबर्स के साथ क्या करते हैं बेटा? मीटिंग करते हैं, साल में एक बार होती है, और उसके अंदर सारी चीज डिसाइड की जाती है। उसमें ये भी डिसाइड किया जाता है कि पूरे साल भर में जितना प्रॉफिट कमाया है उसके प्रॉफिट का कौन सा हिस्सा हम डिविडेंड के रूप में बांटना चाहते हैं, और मेंबर से पूछा जाता है कि भाई अप्रूव करवाया जाता है कि बांटे या ना बांटे। तो जब उनकी हाँ हो जाती है तो हम उस डिविडेंड को प्रपोज कर देते हैं। ठीक है, प्रपोज कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये वादा किया है, और वादा करते हैं तो बाद में निभाते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रपोज डिविडेंड, मैनेजमेंट ने, कंपनी ने वादा किया है कि हम तुम्हें पैसा देंगे, तो अभी दिया नहीं है, तब तक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा बेटा? बाय बैलेंस बीडी। और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? टू बैलेंस सीडी। इसमें अमाउंट ले लेते हैं बेटा, 2 लाख रुपए मान लो क्लोजिंग बैलेंस है, और मान लो 2.5 लाख रुपए आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो बेटा ये वाला जो है, ये पिछले साल की एजीएम के अंदर हमने वादा किया होगा। ठीक है, और ये इस साल की एजीएम में वादा किया है। ठीक, तो एक बात ध्यान रखो, जब इस साल की एजीएम में वादा किया तो एक्रूअल बेसिस के आपसे ये एक्सपेंस हमारे किस में आ रहा होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल में आ रहा होगा। ठीक है, तो बेटा ये पीएल के अंदर जो आएगा 2 लाख रुपए, वो क्या है बेटा? ये वाला वादा है। समझ में आ रही है बात? तो ये पीएल के अंदर नॉन ऑपरेटिंग चीज आ गई, इसको मैं क्या करूंगा बेटा? ये एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, इसने मेरे प्रॉफिट को बिना वजह घटाया, मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको ऐड बैक करूंगा। और जो पिछली बार वादा किया था एक्चुअल में इस साल वही पे होगा, और ये लायबिलिटी पे हो रही है, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट। और बेटा डिविडेंड पे हो रहा है तो वो तो क्या है बेटा? एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड। कितना बेटा? 2,50,000। पिछला जो वादा करा वही तो दोगे, तो डिविडेंड पेड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा जा रहा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, फिक्स्ड एसेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब बच्चे क्या गलती कर सकते हैं बेटा यहाँ पे कि 2.5 लाख ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख रुपए है, तो 50,000 डिविडेंड पे किया है। नहीं भाई, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, रोके जमाना तुमको आना पड़ेगा, डिविडेंड तुमको आना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है भाई। ये 2 चीजें मैंने आपको बताई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा और ये फाइनेंसिंग में लेस होगा। क्यों? क्योंकि पीएल के अंदर जब हमने प्रपोज किया तो उसी टाइम पे एक्सपेंस कंसीडर कर लिया जाएगा एक्रूअल बेसिस के हिसाब से, है ना? इतने समझदार हो गए होगे बेटा। अब बस लास्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बचा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा प्रोविजन, जैसा कि बताया, कोई भी प्रोविजन वो क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो उसके बैलेंसेस कहाँ पे आते हैं बेटा? ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा बेटा? क्रेडिट साइड पे। और क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा? इधर आएगा। ठीक है, अब प्रोविजन जब जब क्रिएट होगा कि भाई हमें टैक्स की टेंशन है तो टैक्स के लिए पैसा बचा के रखो, प्रोविजन में पैसा डाल के रखो, तो बेटा क्या होगा? बाय पीएल, एसपीएल, जो भी तुम बोलना चाहो यहाँ पे। और जब एक्चुअल में टैक्स पे होगा तो ये लायबिलिटी कम हो जाएगी, इसी से तो पैसा निकालेंगे। तो जैसे ही मैं टैक्स पे करूंगा तो डेबिट साइड पे क्या आएगा? टू बैंक, लिखूंगा मैं टैक्स पेड। ठीक है बेटा, तो ये क्या है बेटा? ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की चीज है, नॉन ऑपरेटिंग नेचर की चीज है, या फिर कहें एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग है, ये कहीं पे भी नहीं जा रही। इसको क्या करेंगे? पहले तो भाई इसको सबसे पहले हम पीएल में जो प्रोविजन हमने बनाया वो एक्चुअल में पे नहीं हुआ है, वो नॉन कैश भी है, एक्चुअल में पे तो हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये बिना वजह हमारे प्रॉफिट को कम कर ऐड बैक करोगे बेटा, ऐड करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर। कहाँ बेटा? ऊपर। ऊपर अभी मैंने आपको बहुत सारे बताया था ना, नॉन ऑपरेटिंग ऊपर आता तो ऊपर ऐड करोगे, और नीचे टैक्स माइनस हुआ था, याद करो, टैक्स पेड। तो अब ये जो टैक्स पे हुआ है बेटा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही माइनस हो जाएगा। कहाँ बेटा? नीचे। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा यहाँ पे मामला ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि एक ही एक्टिविटी के अंदर ऐड भी हो रहा है, एक ही एक्टिविटी में लेस भी हो रहा है। तो ये बताना जरूरी है कि कहाँ पे ऐड हो रहा है और कहाँ पे लेस हो रहा है, और कौन सा ऐड हो रहा है, कौन सा लेस हो रहा है।
ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट तो पूरे समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट जो चीज बची है वो बची है फाइनेंसिंग एक्टिविटी और वो बची है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आप बोलोगे सर सब कुछ तो आपने बता डाला। बेटा बिल्कुल, मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में अच्छे से बता दिया था, यहाँ पे भी बार बार फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, एक बार अच्छे से और समझ लेते हैं क्या जा रहा है। तो बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की फिर से। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब बेटा जब भी मैं कोई एसेट परचेस करूंगा तो पैसा जाएगा, तो वो चीज माइनस होगी। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है, क्या है बेटा? डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। तो जो भी मैं एसेट खरीदूंगा तो उसकी वजह से पैसा जा रहा है, एसेट परचेस्ड, एसेट हो इन्वेस्टमेंट हो जो भी हो। अगर एसेट बेचूंगा तो पैसा आएगा, तो इनफ्लो है, पैसा आ रहा है तो जोड़ो उसको, है ना, तो एसेट सोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? अगर इनकम हमारी रेंट रिसीव्ड, मैंने अगर प्रॉपर्टी बना रखी है उससे किराया आ रहा है, अगर मैंने किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है शेयर में, तो बेटा वहां से मुझे डिविडेंड रिसीव हो रहा होगा, डिविडेंड रिसीव्ड। अब बेटा कमाल की बात यह है कि डिविडेंड अगर पे करोगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और डिविडेंड अगर रिसीव करोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो झोल में फंसना मत। इंटरेस्ट अगर पे करोगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट अगर रिसीव करोगे तो आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट ही तो है, तो उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपने कोई असेट खरीदने के लिए ब्रोकरेज कमीशन पे करा है तो बेटा वो माइनस हो जाएगा, वो एक्सपेंस है इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो ब्रोकरेज या कमीशन किस चीज की बेटा? असेट परचेज करने की, एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो आई होप ये एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा, समझा दिया है अच्छे से, डेफिनेशन भी बता दी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका टाटा बाय बाय हो जाएगा बेटा, खत्म चैप्टर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या है बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी फंड रेज से रिलेटेड है, ये भी डायरेक्ट मेथड से ही होती है सिर्फ और सिर्फ, इसके अंदर कोई इनडायरेक्ट मेथड नहीं है। तो यहाँ पे प्लस क्या होगा बेटा? जब भी हम इशू करेंगे शेयर्स को या फिर डिवेंचर्स को, तो सिक्योरिटी इशू करने पे पब्लिक को सिक्योरिटी मिलती है और हमें उनका पैसा, इशू ऑफ शेयर। ठीक है, माइनस जब मैं रिडीम करूंगा, यानी इनका पैसा इनको वापस करूंगा, रिडीम क्या कर रहा हूं? रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ शेयर इक्विटी शेयर नहीं होते, प्रेफरेंस हो जाएंगे, या डिवेंचर्स। ठीक, अब अगर डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, बेटा मैंने डिवेंचर होल्डर से पैसा ले रखा था, उनको ब्याज दूंगा, शेयर होल्डर से पैसा लेकर उनको डिविडेंड दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी कोई अगर हमने फ्लोटिंग चार्जेस वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने अगर फ्लोटिंग चार्जेस हटा दो, ठीक है, ये इतना आपका रेलेवेंट नहीं है। हाँ, अगर आपने क्या कर रखा है बेटा? अंडर राइटिंग कमीशन दे रखी है अंडर राइटर्स को, किस चीज की कमीशन? कि भाई तुम हमारी सिक्योरिटीज बिकवा दो पब्लिक को। तो ये सारी चीजें बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी एग्जांपल है, बहुत सिंपल सीधी होती हैं, जो जीवन में कलेश मचाती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, बस उनको समझ लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म हो जाएगा। और आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए इस वीडियो को, और बताइए कि आपको इसकी प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली चाहिए होगी, तो फटाफट से जितने जल्दी कमेंट्स आएंगे प्रैक्टिस करवा दो कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उतनी जल्दी हम शुरू करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रैक्टिस। तो मिलते हैं आपसे कब? अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है बेटा? उससे पहले आपको इस सेशन को क्या करना पड़ेगा? प्यार देना पड़ेगा बेटा। और वो प्यार कैसे पहुंचाओगे बेटा? लाइक करके, इस सेशन को शेयर करके, और कमेंट करो भाई, फीडबैक, अपनी प्रॉब्लम बताओ, हम हैं आप लोगों के लिए और कर रहे हैं मेहनत। और नए आए तो सब्सक्राइब करे बिना जाओगे तो बेटा पाप लग सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही भाई पढ़ते रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।